अस्सलाम वालेकुम। हाजिर हम अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक नंबर 3.2 और उसका पहला टॉपिक न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स के जो लॉ है हमारे पास किताब में शामिल है, वो 3 लॉज ऑफ मोशन हमारे पास हैं। तो आज हम पढ़ेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और उसके बाद पढ़ेंगे सेकंड लॉ, उसके बाद पढ़ेंगे थर्ड लॉ। तो इस वीडियो में हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डील करेंगे। तो आइए समझते हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है। ठीक है। अच्छा, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को इसके अलावा लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। ठीक है ना। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को इसके अलावा लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। तो आइए सबसे पहले स्टेटमेंट को समझते हैं और फिर बात को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। स्टेटमेंट ऐसे, ये जो लॉ दिया गया था आपको कब दिया गया था बेटा? 17वीं सेंचुरी में। ठीक है ना। ये 17वीं सेंचुरी में ये लॉ आया था। ठीक है ना। तो न्यूटन की पैदाइश 17वीं सेंचुरी की है। आज जो सेंचुरी चल रही है, कौन सी सेंचुरी चल रही है? 21st सेंचुरी चल रही है। आज 21वीं सदी चल रही है। ठीक है। तो आइए स्टेटमेंट को देखते हैं। अ बॉडी कंटिन्यूस इस स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है ना। अ बॉडी, एक बॉडी है, वो कंटिन्यू रखेगी किसको? इस स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है ना। अ बॉडी कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। यहाँ पे बात समझ, एक बॉडी कोई सी भी है, सोचें वो रेस्ट पर है। किस पे है? रेस्ट पर। तो वो इसी रेस्ट की हालत को क्या करेगी? कंटिन्यू रखेगी। ठीक है। और यूनिफॉर्म मोशन, और अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है तो वो इसी यूनिफॉर्म मोशन को क्या रखेगी? कंटिन्यू रखेगी। अगर रेस्ट में है तो इसी को कंटिन्यू रखेगी, रेस्ट पर ही रखे रहने देगी। ठीक है। और एक बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही है तो यूनिफॉर्म मोशन से ही मूव करते रहेगी। ठीक। तो अ बॉडी कंटिन्यूज इस स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, दोनों में से कुछ भी, चाहे स्टेट ऑफ रेस्ट हो या यूनिफॉर्म मोशन, इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है। अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। ठीक है। ये बॉडी रखी हुई, मार्कर रखा हुआ है। ओके। तो मैं इसके बाद एक फोर्स पुश करूँगा, इसके वजह फोर्स लगाऊंगा तो बॉडी क्या करेगी बेटा? मूव करने लगेगी। इसमें एक्सेलरेशन आएगा, बॉडी अपने डिस्टेंस या अपनी जो पाथ है वो रास्ता चेंज करेगी, अपनी पोजिशन को तब्दील करेगी। ऐसे ही है ना। तो अगर मैं इसके बाद फोर्स लगाऊँ, ठीक है, बॉडी किस में आ गई? मोशन में आ गई। ठीक है। अब ये बॉडी अगर मोशन में, मैं इसे रोकना चाहता हूँ तो मुझे एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? एक एक्सटर्नल फोर्स। सोचिए ये बॉडी मोशन में है। ठीक है। ये हाथ में क्या बेटा? इस हाथ से फोर्स लग रही है, तभी ये बॉडी आगे नहीं जा पा रही। तो अब मैं लेफ्ट हैंड को हटाता हूँ तो ये बॉडी आगे चले जाएगी। ठीक है ना। तो ये बात कही जा रही है, बॉडी कंटिन्यूज इट स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्टेट अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। ठीक है ना। अगर उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करती है तो वो हालत सुकून में नहीं रहेगी। ठीक है। और अगर मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, अगर उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करती है तो वो रेस्ट पे आ जाएगी। ठीक है ना। तो जब तक एक्सटर्नल फोर्स हम एक्ट ना करें तो बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगी, अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। ठीक है। लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि हम सोचें मैं गाड़ी चला रहा हूँ और गाड़ी चलाते हुए क्या करते हैं भाई? हम इंजन ऑफ कर देते हैं। ठीक है ना। क्या कर देते हैं? इंजन ऑफ कर देते हैं। एक बिल्कुल प्लेन रोड है, स्मूथ रोड है, तो गाड़ी चलाते हुए इंजन बंद कर देते हैं। फिर क्या होता है? थोड़ी देर बाद गाड़ी जो है वो चलते चलते रुक जाती है। तो उसके ऊपर तो कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, जैसा कि आपके मुताबिक ऐसा हो सकता है। तो फिर वो गाड़ी क्यों रुक जा रही? तो वो गाड़ी इस वजह से रुक जाती है क्योंकि जो आपके इर्द गिर्द क्या है बेटा? एयर रेजिस्टेंस मौजूद है। ठीक है ना। क्या मौजूद है? एयर रेजिस्टेंस। तो वो भी क्या करते हैं? बॉडी को मूव करने में मुज़ाहमत करते हैं, तो वो बॉडी को मूव करने से रोकते हैं। और इसके अलावा सरफेस में भी फ्रिक्शन पाई जाती है। ठीक है ना। सरफेस में क्या पाई जाती है? फ्रिक्शन, जो मूविंग बॉडी के ऊपर लगती है और बॉडी को रोकने का काम करती है, उसकी मोशन को अपोज करती है। और ये डिपेंड करता है रोड के ऊपर। ठीक है। जिस रोड में ज़्यादा फ्रिक्शन होगा तो उधर जो बॉडी है वो जल्दी रुक जाएगी, और जिस रोड में कम फ्रिक्शन होगा वहाँ बॉडी थोड़े देर से रुकेगी। तो स्मूथ रोड में कम फ्रिक्शन और रफ रोड पे ज़्यादा फ्रिक्शन होगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो लॉ है इस बात को याद रखना है कि एक बॉडी अगर रेस्ट पर है तो वो चाहेगी कि वो रेस्ट पर ही रहे, और अगर मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन पर ही रहेगी जब तक उसके ऊपर क्या ना लगे? एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। ठीक है। तो इसकी एग्जाम्पल है, चंद एग्जाम्पल हमने लिखी है, आइए इसको देखते हैं। तो बहुत आसान सी एग्जाम्पल है। अ बुक प्लेस ऑन द टेबल।
ठीक है ना, बुक प्लेस ऑन द टेबल, ठीक है, अ बुक प्लेस ऑन द टेबल रिमेन्स एज इट्स प्लेस, ठीक है ना, अगर हमने एक किताब को टेबल के ऊपर रखा है तो वो अपनी जगह पे उसी तरीके से मौजूद रहेगी जब तक अनलेस समवन पिक्स इट बैक, अनलेस समवन पिक्स इट बैक, तब तक कोई इसे उठा ना ले या जब तक कोई इसे पर फोर्स ना लगाए, ठीक है। अगर इस बुक के मैं फोर्स लगाता हूँ ज़्यादा तो बुक क्या होगी, नीचे गिर जाएगी, या कम फोर्स लगाऊंगा थोड़ा सा आगे चले जाएगी, उसकी पोजीशन तब्दील हो जाएगी। कब तक, अनलेस समवन पिक्स इट बैक, ठीक है, या जब तक इस पर कोई फोर्स ना लगा ली जाए। क्लियर है, खुद से कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद अ सैटेलाइट इन द स्पेस, ठीक है ना, सैटेलाइट आप जानते ही हैं सैटेलाइट क्या होता है, जो हमारी जो टेलीकम्युनिकेशन के जो पूरा दारोमदार है सैटेलाइट पर ही बेस करता है। तो अ सैटेलाइट इन द स्पेस, सैटेलाइट क्या होता है बेटा, स्पेस पर होता है, ठीक है। अ सैटेलाइट इन द स्पेस कंटिन्यूसली मूव, तो सैटेलाइट कंटिन्यूसली मूव करता है विथ कांस्टेंट स्पीड, विथ कांस्टेंट स्पीड बिकॉज देयर इज़ नो एयर और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जैसा कि आप जानते हैं कि सैटेलाइट यानी कि स्पेस में कोई एयर नहीं है, जो जब एयर के मॉलिक्यूल्स नहीं है तो वहाँ पे कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी नहीं है, ठीक है ना। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी क्या करते हैं कि अपना एक जोर रखते हैं बॉडी के ऊपर, उसकी मोशन के ऊपर क्या करते हैं, मुज़ाहमत रखते हैं, मुज़ाहमत करते हैं उसकी मोशन पे। तो उसी तरीके सैटेलाइट जब मूव कर रहा है स्पेस पे तो वहाँ पे कोई एयर नहीं है, तो नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, नो एयर नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो सैटेलाइट क्या कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से अर्थ के गिर्द मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो सैटेलाइट इन द स्पेस कंटिन्यूसली मूव विद कांस्टेंट स्पीड बिकॉज देयर इज नो एयर और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन द स्पेस, ठीक है। ये जो मेरी आवाज़ अब तक आ रही है इसके आने के लिए भी हमें किसकी ज़रूरत होती है बेटा, एयर की ज़रूरत होती है। तो स्पेस से हमें कोई आवाज़ नहीं आती, क्यों नहीं आती, क्योंकि वहाँ पे कोई एयर नहीं है, ठीक है, कोई एयर के मॉलिक्यूल नहीं है। ओके, आगे अब इन्हीं दो एग्जाम्पल के खिलाफ में ये एग्जाम्पल है, देखिएगा, कॉन्ट्रेरी टू अबव एग्जाम्पल, ठीक है। अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड, अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड, एक बॉल है जो रोल कर रही ग्राउंड में, हाउ एवर इट स्टॉप्स, लेकिन कुछ देर बाद वो क्या हो जाती है बेटा, रुक जाती है, ठीक है। हाउ एवर स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम, क्यों रुक जाती है इसको पहले ही आपको बता दिया गया, ठीक है। बिकॉज फ्रिक्शन ऑफ ग्राउंड, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन ऑफ ग्राउंड एंड एयर रेजिस्टेंस, एंड एयर रेजिस्टेंस, क्लियर है। एक्सर्ट फोर्स ऑन इट एंड चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो हवा की वजह से डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है बेटा, ठीक है ना, क्योंकि हवा भी क्या लगा रही है, एक एयर रेजिस्टेंस लगा रही है। बाद अगर क्रिकेट खेलते हैं तो उसकी वजह से बॉल की डायरेक्शन में तब्दील हो जाती है। जब कभी बैडमिंटन हम खेलते हैं उसमें भी क्या होता है, वो जो शटल होता है कॉक, उसकी भी डायरेक्शन तब्दील हो जाती है, ठीक है। तो एयर रेजिस्टेंस भी अपने एक फोर्स लगा रहा होता है, ओके। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये समझ में आ गई आपको बात, क्यों रुक जाती है, बिकॉज फ्रिक्शन ऑफ ग्राउंड एंड एयर रेजिस्टेंस। अगर ये ना हो, फ्रिक्शन ऑफ ग्राउंड ना हो और एयर रेजिस्टेंस ना हो, तो जो बॉल जो मूव कर रही है तो ये हमेशा मूव ही करती रहेगी, ठीक है, रुकेगी नहीं, ओके। तो ये बात आपको याद रखनी, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस ना हो तो कोई चीज़ रुकेगी नहीं, तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है फ्रिक्शन, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास है जो मैंने कहा था आपको शुरू में कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी हम कहते हैं। तो आइए इनर्शिया क्या है, इनर्शिया को सबसे पहले हम समझते हैं, इनर्शिया क्या है, फिर उसके बाद एग्जाम्पल इसको डिस्कस करते हैं। तो व्हाट इज इनर्शिया, तो इनर्शिया क्या है आइए देखते हैं। तो इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इनर्शिया क्या है बेटा, एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, खासियत है। किस किस्म की खासियत है आइए देखते हैं। तो ड्यू टू विच इट टेंड्स टू कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। तो इनर्शिया की वजह से कोई बॉडी क्या है, अपनी जो स्टेट ऑफ रेस्ट है या स्टेट ऑफ मोशन है इसको कंटिन्यू रखने की कोशिश करती है। इनर्शिया की वजह से कोई बॉडी अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन को कंटिन्यू रखने की कोशिश करती है। इसकी मिसाल इस तरीके से मैं आपको देना चाहूँगा कि अगर कोई बॉडी बिल्कुल रेस्ट पर है, ठीक है, तो इसे हमें पुश करना है, क्या करना है, इसे मोशन में लाना है, तो हमें एक ज़्यादा फोर्स दरकार होती है ताकि हम इसे मोशन में ला सकें। तो ये बॉडी क्या चाहती है कि अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को कंटिन्यू ही रखना चाहती है, ठीक है ना, अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को क्या करना चाहती है, कंटिन्यू करना चाहती है। लेकिन जब हम फोर्स लगाते हैं, जब ये थोड़ा सा मोशन में आ जाता है तो ये मोशन करता ही चला जाता है,
ठीक है ना। तो इनर्शिया क्या, अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो चाहेगी कि अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को ही बहाल रखे, ठीक है ना, मोशन में ना जाए, रेजिस्ट करे। जब उसकी हम चेंज ऑफ स्टेट करें तो वो बॉडी क्या करे, रेजिस्ट करे। अब इसी के मुकाबले एक बॉडी है मूव कर रही है और हम उसे चाहते हैं रोकना, क्या चाहते हैं, रोकना। तो हमें इसको रोकने में बहुत ज़्यादा फोर्स दरकार होती है, ठीक है ना, क्योंकि हम इसकी स्टेट को तब्दील कर रहे होते हैं, मोशन से रेस्ट पर लेकर आ रहे होते हैं, ठीक है ना। मोशन से रेस्ट पर लेकर आ, तो बॉडी क्या है, मुज़ाहमत करती है, क्योंकि उसे अपने जो स्टेट ऑफ मोशन को ही कंटिन्यू करना है, रेस्ट पर नहीं जाना। तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं, ठीक है। तो आइए इस लाइन को दोबारा पढ़ते हैं, बात समझ में आ जाएगी। तो इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट टेंड्स टू कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। तो इसकी वजह से कोई बॉडी चाहती है कि वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन को जारी रखे, ठीक है। तो उसके लिए बॉडी क्या करती है, मुज़ाहमत करती है। तो इनर्शिया इज रेजिस्टेंस टू चेंज द स्टेट, ठीक है ना। इनर्शिया क्या बेटा, एक रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्ट करती है, मुज़ाहमत करती है चेंज इन द स्टेट में। तो हम किसी बॉडी की स्टेट को चेंज करें, स्टेट से रेस्ट से मोशन में लेके जाएं या मोशन से रेस्ट पर लेके आएँ, तो बॉडी एक मुज़ाहमत करते हुए हमें दिखाई देती है। तो आइए इसी एग्जाम्पल को समझते हैं, फिर और बातें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज व्हेन अ बस स्टार्ट्स मूविंग, मतलब बस किस में बेटा, रेस्ट पर है, ठीक है ना। बस क्या हो रही, स्टार्ट मूविंग, तो बस किस में है बेटा, रेस्ट पर है। तो व्हेन अ बस स्टार्ट मूविंग द पैसेंजर, बस में पैसेंजर बैठे हुए हैं, द पैसेंजर फील अ बैकवर्ड जैक। तो सोचें ये बस है, बस का हेड आगे, ये मैं बस पे खड़ा हुआ हूँ, तो अचानक बस जब चलती है तो हमें एक क्या बैकवर्ड झटका लगता है, जिसको जैक कहते हैं, ठीक है ना। हम बैकवर्ड की तरफ होते हैं, ठीक है ना, हम बैकवर्ड की तरफ ढकेले जाते हैं और बस आगे जाती है। बस कहाँ जाती है, आगे, और हम बैकवर्ड की तरफ ढकेले जाते हैं। बिकॉज देयर लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी कहें तो लेग, ठीक है ना, पाँव। बिकॉज देयर लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी अलॉन्ग द मोशन ऑफ अ बस। तो जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है वो बस के साथ ही मूव करती है, ठीक है ना। अगर हम बस में खड़े हुए, ठीक है ना, तो पाँव जो है बस के साथ टच है, तो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी मूव्स अलॉन्ग द मोशन ऑफ बस, तो वो तो बस के साथ ही मूव करती है। बट द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी टेंड्स टू स्टे एज एट इट्स इनिशियल पोजिशन ऑफ रेस्ट, ठीक है। लोअर पार्ट जो है वो बस के साथ ही मूव करती है, लेकिन जो अपर पार्ट है वो चाहता है कि भाई रेस्ट पे ही रहा जाए, ठीक है, अपनी इनिशियल पोजीशन पे ही, अपनी इनिशियल कंडीशन में ही रहा जाए, क्योंकि क्या किया, बॉडी ने एक मुज़ाहमत की, इनर्शिया लगाया, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास है, इसके बाद एक और एग्जाम्पल है, व्हेन अ बस इज मूविंग द पैसेंजर, ठीक है, जब इसमें बस मूव कर रही है, तो व्हेन अ बस इज मूविंग द पैसेंजर स्टैंडिंग इन अ बस, बस मूव कर रही है, पैसेंजर भी नॉर्मल खड़े हैं, ठीक है ना, बस के साथ पैसेंजर ही मूव कर रहे हैं इन अ बस। अब जैसी बस क्या होते हैं, बस के ड्राइवर जो है वो ब्रेक लगाते हैं, तो इन अ बस फॉल फॉरवर्ड, पब्लिक क्या है, पैसेंजर जो है वो क्या होते हैं बेटा, फॉल फॉरवर्ड। जैसे ही बस ड्राइवर ब्रेक लगाता है, पब्लिक बस की तरफ, बस के साथ साथ आगे ढकेले जाते हैं, उनको एक झटका लगता है आगे की जाने, वो आगे की तरफ जाके गिर जाते हैं, जिसको आपने कभी महसूस किया होगा। व्हेन इट्स ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक सडनली, तो जैसे ही ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है, चाहे कुर्सी में बैठे हुए या बस में आप खड़े हुए हो, आप अचानक आगे की तरफ धकेले जाते हो और गिर जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ठीक से पकड़ के ना रखें, तो ये क्यों होता है, इट इज़ बिकॉज द अपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है, टेंड टू कंटिन्यू देयर मोशन। जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है वो क्या चाहती है कि मोशन को कंटिन्यू रखा जाए, ठीक है। वाइल द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, लोअर पार्ट में के पास लेग आएंगे, ठीक है। तो वाइल द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इन कॉन्टैक्ट विद द बस, तो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी वो बस के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। विद द बस स्टॉप विद इट, तो जैसी बस स्टॉप होती है तो उसी तरह लोअर पार्ट भी स्टॉप होता है, लेकिन अपर पार्ट चाहता है कि मूव करें, ठीक है, तो वो मुज़ाहमत करता है, वो एक इनर्शिया लगाता है, सो दे फॉल फॉरवर्ड, तो इसी वजह से लोग आगे गिर जाते हैं। इसकी एक और मिसाल ये है कि जब आप कार ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको हिदायत दी जाती है कि आप सीट बेल्ट को ज़रूर लगाएं। तो सीट बेल्ट लगाने का मकसद क्या है, तो सीट बेल्ट लगाने का ये मकसद है कि जब कोई बंदा अचानक या इमरजेंसी ब्रेक लगाता है,
तो बॉडी जो कार जो है वो मोशन में है और जो अंदर जो बंदा ड्राइव कर रहा है वो भी मोशन में है, तो दोनों ही मोशन में जैसी जैसे। लेकिन जब ड्राइवर कार के ऊपर ब्रेक अप्लाई करता है तो क्या होता है, जो बॉडी है, जो हेड है हमारा, ठीक है, वो मोशन में है, जबकि जो लोअर पार्ट है वो सारा कार के साथ टच है। तो लोअर पार्ट तो रेस्ट में आ जाता है, लेकिन हेड जो है वो मोशन में होता है, तो वो क्या करता है, रेजिस्ट करता है, रेस्ट में आना नहीं चाहता, तो हेड जो है वो आगे से जाके टकरा जाता है, ठीक है ना। आगे जाके स्टीयरिंग में क्या होता है बेटा, टकरा जाता है, उससे हादसा एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत होते हैं। तो हमें भी चाहिए जब कार पे जब हम सफ़र करें तो सीट बेल्ट को ज़रूर लगाएं। कभी आपने मोटरसाइकिल में भी ऐसा ऑब्ज़र्व किया होगा कि अगर आप पीछे बैठे हैं और एक दोस्त आपका गाड़ी चला रहा है, गाड़ी रेस्ट पे है, मोटरसाइकिल क्या है, रेस्ट पर है, अचानक आपका दोस्त क्या करता है, गाड़ी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, तो आप अचानक से पीछे की जानिब आपको झटका लगता है, बाद वक़्त तो कुछ लोग गिर भी जाते हैं, ऐसा आपने महसूस किया होगा। तो ये क्यों हो रहा है बेटा, इनर्शिया की वजह से हो रहा है, ठीक है ना। तो इनर्शिया क्या है बेटा, रेजिस्ट करती है अपनी चेंज इन द मोशन, ठीक है ना, अपने किस में मोशन करती है, चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। तो इनर्शिया क्या है बेटा, रेजिस्ट करती है जब हम किसी बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन को तब्दील करें। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड लॉ ऑफ इनर्शिया समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसके बाद 2 सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चन हैं, तो उन्हें देखते हैं। तो सवाल है हमारे पास, व्हाट इज़ रीज़न दैट यू एक्सपीरियंस अ जर्क। तो क्या वजह है कि आप एक झटका महसूस करते हैं, व्हेन एवर द स्कूल बस स्टॉप ऑल ऑफ सडन, जब स्कूल बस अचानक रुक जाती है। तो इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए कि क्योंकि लोअर पार्ट जो है वो कांटेक्ट में होता है बस के साथ, मूविंग बस के साथ, ठीक है ना, और अपर पार्ट जो है वो कांटेक्ट में नहीं होता। तो जैसे ही बस में ब्रेक लगता है तो लोअर पार्ट तो रेस्ट पे आ जाता है, लेकिन अपर पार्ट रेस्ट पर नहीं आता ड्यू टू इनर्शिया की वजह से, ठीक है। तो बॉडी जो है अपर पार्ट है वो चाहती है कि वो अपने स्टेट ऑफ मोशन को कंटिन्यू रखे ड्यू टू इनर्शिया। तो इस वजह से हमें जो है एक जर्क महसूस होता है, फॉरवर्ड जर्क, ठीक है। इस वजह से हम आगे भी चले जाते हैं। दूसरा सवाल है, व्हाई इट इज़ डेंजरस टू जंप फ्रॉम अ मूविंग बस। तो जंप करना क्यों ख़तरनाक है मूविंग बस से। तो इसमें भी जो बात है वो इनर्शिया की ही है, क्योंकि जब हम बस के साथ जुड़े हुए होते हैं, जब बस मूव कर रही होती है तो हम मूव कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही हम बस से छलांग लगाते हैं तो हमारा बस से जो एक कांटेक्ट टूट जाता है, तो हमारी जो बॉडी है वो रेस्ट में आना चाहती है, लेकिन हम इससे पहले मोशन में थे, तो हमारी बॉडी रेजिस्ट करती है रेस्ट पर आने से। तो इस वजह से बस से छलांग लगाना डेंजरस हो सकता है।